दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2018 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बार टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में थे जो 3 मार्क्स के थे एंड 2 क्वेश्चंस वर फ्रॉम पार्ट सी एंड दोज वर ऑफ मार्क्स 4.75। सो द ओवरऑल वेटेज वाज 15.5 मार्क्स, 9.5 फ्रॉम सेक्शन सी एंड 6 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन बी। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी मॉडरेट है। अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो तो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन है क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्चुअली। कुछ क्वेश्चन इसमें कैलकुलेटिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉची प्रॉब्लम 2ux plus 3uy is equal to 5 and u is equal to 1 on the line 3x minus 2y is 0 has, so they are asking the number of solution of the Cauchy problem. 2ux plus 3uy is equal to 5 and u is equal to 1 on the line 3x minus 2y is 0. आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए एक चीज़ लिख सकते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन है p capital Q small q is equal to some r, where r is a function of x y u, q is a function of x y u and p is a function of x y u, एंड इसमें कभी भी डेरिवेटिव की टर्म नहीं आने चाहिए। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन है और कोई आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है, यहाँ समझ लेते हैं कि इनिशियल पैरामीटराइजेशन गिवन है। से इनिशियल पैरामीटराइजेशन x नॉट ऑफ s, y नॉट ऑफ s एंड u नॉट ऑफ s, दिस इज माई इनिशियल पैरामीटराइजेशन। then p upon del x naught by del s is not equal to q upon del y naught upon del s, so this will imply a unique solution. अगर ये quantity same नहीं है, then we say this Cauchy problem has a unique solution. Basically this is nothing but the Jacobian. Second point, अगर p upon del x naught by del s is equal to q upon del y naught upon del s is equal to r upon del u naught upon del s. In this case, Cauchy problem has infinitely many solution. Infinitely many solution. And point number 3, p upon del x naught by del s is equal to q upon del y naught by del s is not equal to r upon del y naught by del s. अगर ये कंडीशन अगर होती है, then in this case this Cauchy problem has no solution. So we can use this thing. Here we have p value is 2, q value is 3 and r value is 5. So पहले आपकी प्रॉब्लम का इनिशियल पैरामीटराइजेशन लिख लेते हैं। इनिशियल पैरामीटराइजेशन इट विल बी, अगर आप x को s अज्यूम कर रहे हो तो y की वैल्यू आपके पास 2/3 टाइम्स s और u की वैल्यू 1 है इस कर्व पर। सो दिस इज माय इनिशियल पैरामीटराइजेशन इन द वेरिएबल y. यू कैन राइट इन एनी वेरिएबल यू वांट. नाउ अप्लाई दिस थ्योरी. सो 2 अपॉन एंड यहाँ पर जो p की वैल्यू है दिस इज इवैल्यूएटेड एट x नॉट, y naught, u naught. This is also evaluated at x naught, y naught, u naught. And same for r. r भी जो आपका वो x naught, y naught, u naught पर evaluate होना चाहिए. That means this p, q, r should be evaluated on the initial parameterization. तो p की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो इनिशियल पैरामीटराइजेशन में भी कांस्टेंट रहेगी. सो दिस इज 2 अपॉन, इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, दिस इज 1. q की वैल्यू निकालेंगे, सो दिस वैल्यू इज 3. इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू, वेट 1 सेकेंड, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू s, बट हियर दिस y इज 3/2s नॉट 2/3, सो इट विल बी 3/2. तो ये दोनों टर्म इक्वल आ रही हैं, देख सकते हो आप. तो आपकी ये कंडीशन तो कभी नहीं आएगी, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या तो इन्फिनिटली मैनी या फिर नो सॉल्यूशन. ये निकालते हैं, r की वैल्यू 5 एंड इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू s, सो इट विल बी 0. दिस इज सम फाइनाइट क्वांटिटी whereas दिस इज नॉट अ फाइनाइट क्वांटिटी, दिस इज गोइंग टू infinity. So this is not equal to this. In this case, no solution arises.
So option D will be true. No solution. ये थ्योरी आप बिल्कुल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के जाते हो, जहाँ पर आप एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस पढ़ते हो. क्वेश्चन नंबर 2. Let u be the unique solution of the equation utt minus uxx is equal to 0, where x is in R, t is bigger than 0. So clearly this is infinite length wave equation. U at x comma 0 we have given fx, and ut at x comma 0 is 0. And x is in R for these two, where f is a real valued function satisfies fx is equal to x time 1 minus x for all x belongs to close 0 to 1, and on the rest this f at x plus 1 is equal to fx for every x is in R. आपको जो ये फंक्शन गिवन है ये सिर्फ एक क्लोज डोमेन पे, क्लोज बाउंडेड इंटरवल पे डिफाइन है, एंड देन दे हैव डिफाइंड दिस f इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड 1. तो अगर आपके पास इस डोमेन में इसकी जानकारी है तो आप इसको 1 लेंथ पर शिफ्ट करते आइए, आपके पास थ्रू आउट पूरा का पूरा ये fx मिलता जाएगा. बस आप डोमेन को 1 लेंथ पे शिफ्ट करते जाओ, ग्राफ सेम आता जाएगा, बिकॉज दिस इज पीरियोडिक फंक्शन. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u एट 1,2,5/4. सी, अगर आपके पास इनफाइनाइट लेंथ वेव इक्वेशन है तो आप हमेशा डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन यूज कर सकते हो. तो डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन हो जाएगा u एट x कॉमा t इज इक्वल टू 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस सी टी प्लस 1/2c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी x प्लस सी टी g of s ds, where this is your fx function and this is your gx. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. अगर आप u एट पॉइंट, ये टर्म तो वैनिश हो जाएगा बिकॉज योर g फंक्शन इज 0. आपको निकालना है u एट 1/2, 5/4. तो 1/2, 5/4. सो इट विल बी 1/2. c वैल्यू इज 1, सो दिस इज f ऑफ x प्लस टी. अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 1/2 प्लस 5/4. सो इट विल गिव यू 4 from here will 2 plus 5, 7/4. So it will be f of 7/4 plus x minus ct. 1/2 में से 5/4 को subtract करोगे, so 1/2 minus के 5/4. It will be 4 here, 2 minus 5, minus 3/4. So f at minus 3/4. It will be this. And this function is defined only x is in close 0 to 1. तो आपको इस 7/4 को शिफ्ट करना पड़ेगा इस इंटरवल पे बाय यूजिंग द पीरियोडिसिटी ऑफ दिस फंक्शन, एंड दिस इज माइनस 3/4. इट इज नॉट इनसाइड दिस, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 1/2 टाइम्स. दिस कैन बी रिटन एज 7/4 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है तो आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपका सेम रहेगा. एंड यहाँ पर 1 को ऐड कर देते हैं, तो f of 1 प्लस 3/4. सो दिस वैल्यू विल बी 1/2 टाइम्स f of 7/4 minus 1, so it will be f of 3/4, and here I will be having f of 1/4. Now these 2 points are the member of this domain, so I can use this function. So this is equal to 1/2 x into 1 minus x, so 3/4 into 1 minus 3/4, that will be 1/4. एंड प्लस f एट 1/4 पे निकालोगे तो 1/4 इंटू 1 माइनस 1/4, सो इट विल बी 1/4 इंटू 3/4. सो दिस इज 2 टाइम्स 3/4 इंटू 1/4, सो इट विल बी 3/16 ओवरऑल. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. सो दिस वन इज ईजी, एंड ये CSIR वालों को कई हद तक फेवरेट क्वेश्चन है. वो इनफाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन हमेशा पूछ लेते हैं, और वो सिंपली आपके डीएलएम्बर्ट्स सॉल्यूशन से निकल जाता है. क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन मार्क एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी नॉन होमोजीनियस पीडी आएगी वो हमेशा डिफिकल्ट होती है सॉल्व करने के लिए। एंड अगर नॉन होमोजीनियस पीडी में अगर आप नॉन होमोजीनियस कंडीशन डाल दोगे तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। डिफिकल्ट इन द सेंस वो सिर्फ कैलकुलेटिव होगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट एग्जामिनेशन में सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। इफ़ यू एक्स टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन यू टी इज इक्वल टू यू एक्स एक्स एंड यू एक्स एट 0 1 प्लस एक्स प्लस साइन पाई एक्स cos pi x and u at 0 comma t is equal to 1, u at 1 comma 2 is equal to 2. Then they are asking the value of the function at different points. तो इसमें आपको हर एक पॉइंट को पुट करके निकालना पड़ेगा। अगर वो आपसे डायरेक्टली सॉल्यूशन पूछता तो आप सेटिस्फाई वगैरह करके देख सकते हो, लेकिन जब भी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू पूछेगा आपको एक्सप्लिसिटली सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज माई homogeneous heat equation with non-homogeneous boundary condition and initial condition। और जो आपको कंडीशन गिवन है ये सारी की सारी ड्रिचलेट कंडीशन है, इनमें कोई भी न्यूमैन कंडीशन नहीं है, बट वो आपको मैटर नहीं करता कोई सी भी कंडीशन गिवन हो, आपको बस सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए। अगर मैं एक नया सॉल्यूशन डिफाइन करता हूँ, से u ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू से v ऑफ x कॉमा टी प्लस h ऑफ x, I'm assuming this is my solution. This is, I'm assuming because of this condition, because this ux comma 0 is 1 plus x plus sin pi x cos pi x. This is a function of x only. Now I will reduce this non-homogeneous boundary condition to the homogeneous boundary condition. And कुछ और भी मेथड होते हैं सॉल्व करने के, जैसे आपने डुहामेल्स प्रिंसिपल वगैरह पढ़ा होगा, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, बट अभी यहाँ से सॉल्व करते हैं। u at x comma t बराबर दिस, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, सो आई विल बी गेटिंग u t इज इक्वल टू यू एक्स एक्स, इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं, सो वी टी एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में करोगे तो वी एक्स एक्स, यहाँ पर सिर्फ ये है क्योंकि दिस h इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, यहाँ पर आप इसको 2 बार x के रिस्पेक्ट में करोगे तो दिस इज h डबल डैश एट x। नाउ ऑब्जर्व वन मोर थिंग, आई एम जस्ट चेंजिंग दिस इक्वेशन इनटू, solve this equation, say Vt is equal to Vxx and V at x comma 0, और अगर आप यहाँ पर u at x comma 0 निकालोगे और say V at x comma 0, so from here I will be having u at x comma 0 minus hx, this I will have, so I will solve this equation and these two condition I will introduce in h double dash, because here, one second, u at 0 comma t and u at 1 comma 2, एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं कि यहाँ पर 2 गिवन है t गिवन है, एक कन्फ्यूजन है, एक सेकेंड रुकना। It is u at 1 comma t not 2. So इन दोनों कंडीशन को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ इस h डबल डैश के अंदर। तो यहाँ से अगर आप पुट करोगे इसमें, so we have given u at 0 comma t, u at 0 comma t is equal to 1, एंड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं v एट 0 comma t बराबर 0 एंड v एट 1 comma t बराबर 0। नाउ दिस इज माई हीट इक्वेशन, दिस इज ओनली नॉन होमोजीनियस कंडीशन एंड रेस्ट टू आर होमोजीनियस कंडीशन। सो दिस इज माई स्टैंडर्ड हीट इक्वेशन, सो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो u एट 0 comma t विल बी 1 इज इक्वल टू v एट 0 comma t plus h at 0. So I have assumed this v at 0 comma t is 0. So this value is 0. This will imply h at 0 is 1. Similarly,
u at 1 comma t, this value is 2. This is v at 1 comma t plus h at 1. This will imply h at 1 is 2. Now I have this one. So मैं इसको अलग सेपरेट लिख रहा हूँ और इस h डबल डैश को इसको मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ, because I am solving this one and this is separately. So I will use h double dash at x is equal to 0. Why I am writing this? Because Vt is equal to Vxx for this equation. So if I put Vt is equal to Vxx, I will be getting h double dash x is equal to 0. Now I have to solve this equation and this h double dash x. Then I will get the explicit solution. So अगर आप h double dash x find करेंगे, so this will represent an straight line, say c1x plus c2. Now I have h at 0 is 1. So h at 0 is 1. So c2 will be 1 and तो c2 को 1 कर देते हैं. This is 1 and h at 1 पर value 2 है. So h at 1, this value is 2 is equal to c1 plus 1. तो c1 value will be 1. So my hx will be 1 plus x. So I have gotten this hx in explicitly. Now I can solve this equation. Then my u solution will be this solution plus this solution. इसको नोट कीजिए, hx की वैल्यू 1 प्लस x है, ये आप दिमाग में रखिए. This hx is nothing but 1 plus x. Now I have this vx at 0 is equal to ux at 0 minus hx. अगर आप इसको एक्सप्लिसिटली लिखोगे, सो u at x, 0 पर वैल्यू आपकी 1 प्लस एक्स प्लस के साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, बट एच एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस वैल्यू विल बी साइन पाई एक्स cos pi x. So this will be my v at x, 0. Now there are two ways to solve. या तो मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करूँ या फिर आपको फॉर्मूले डायरेक्टली याद होने चाहिए. अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से करूँगा सो इट विल टेक टाइम. सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर दिस. जो मेरी प्रीवियस वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इनके फॉर्मूले को कैसे फॉर्मुलेट करा है, तो वहाँ से इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो. तो हीट इक्वेशन के लिए v ऑफ एक्स टी बराबर समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n साइन n पाई x बाय l e पावर माइनस ऑफ अल्फा n स्क्वायर पाई स्क्वायर t अपॉन l. So this will be my solution. Now here they have given this x is varying from 0 to 1, so your length is 1. They have given 0 less than x less than 1, so length is 1, so I can remove this L to be 1. Now I can find the solution explicitly. ठीक है, चलिए अगर आप के पास ये है, अब आपको ये कोएफिशिएंट फाइंड करना है. अगर ये कोएफिशिएंट आ जाएंगे तो सॉल्यूशन विल बी देयर. सो वी एट, चलिए ये चीज़ें नोट कर लीजिए, मैं ऊपर वाला भी रफ कर रहा हूँ पार्ट. नाउ वी एट एक्स कॉमा टी summation n is running from 1 to infinity a n sin n pi x by l, l value is 1, e power minus of alpha, alpha की value 1 given है आपकी क्वेश्चन में. so this is n square pi square t. now we have v at x comma 0 is equal to sin pi x cos pi x. So it is equal to n is running from 1 to infinity a n sin n pi x, because t की वैल्यू 0 पुट करोगे, so this will be 1. Now I have to solve this one. So how can I solve this term? अगर आप इसको अच्छे से देखो तो sin pi x cos pi x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, so it will be 1/2 times sin 2 pi x is equal to summation n is running from 1 to infinity a n sin n pi x. Now we have two ways to solve this.
इक्वेशन 1 बाय यूजिंग द इंटीग्रल मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज फोरियर सीरीज, क्योंकि जो sin 2 पाई एक्स, sin पाई एक्स, sin 3 पाई एक्स, sin 4 पाई एक्स, ये सारे के सारे ऑर्थोगोनल फंक्शन होते हैं। एंड ऑर्थोगोनलिटी जो आप डिफाइन करते हो विद रेस्पेक्ट टू द इंटीग्रल इनर प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी आप ऑर्थोगोनलिटी डिफाइन करोगे आपके पास इनर प्रोडक्ट होना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप इन जनरल हमेशा डॉट प्रोडक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। सो ये आपको पता है sin पाई एक्स, sin 2 पाई एक्स, sin 3 पाई एक्स, ये सारे के सारे ऑर्थोगोनल है। तो आप इस पूरे में sin 2 पाई एक्स से मल्टीप्लाई कराओ और इंटीग्रेट कर दो जो भी आपका लेंथ गिवन है। आपको जो लेंथ गिवन है वो 0 to 1 है, तो 0 to 1 में इंटीग्रेट कर दो और sin 2 पाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर sin 2 पाई एक्स है तो ये नॉन जीरो इंटीग्रल आएगा। बट यहाँ पर अगर आपने n की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी ली तो इंटीग्रेशन में आपके पास प्रोडक्ट आएगा sin 2 पाई एक्स और कोई भी अलग टर्म आएगा जिसमें n की वैल्यू 2 नहीं होगी, तो वो हमेशा 0 हो जाएंगे, क्योंकि जो ये दोनों फंक्शन है वो हमेशा ऑर्थोगोनल है। एक तो वो मेथड है और एक बाय यूजिंग कंपैरिजन मेथड। अगर आप कंपेयर करोगे तो भी आपके पास सेम सॉल्यूशन आएगा, बिकॉज दिस फंक्शन हैज यूनिक फोरियर सीरीज। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे एंड इंटीग्रेशन वाला मेथड आप जरूर ट्राई करना, इसमें पूरे में sin 2 पाई एक्स से मल्टीप्लाई कराना और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराना और n को आप पिक करना, एक n के लिए 2 और अदर देन 2 के लिए ये हमेशा 0 हो जाएगा और 2 के लिए ही सिर्फ वैलिड होगा। सो कंपेयर करोगे, सो योर a2 विल बी 1/2 एंड an विल बी 0 फॉर एवरी n इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि n की अगर आप 2 के अलावा कुछ भी लोगे तो इस टाइप के जो भी यहाँ टर्म आएंगे वो यहाँ पर कभी अवेलेबल नहीं होंगे। सो फॉर दोज टर्म an हैज टू बी 0। नाउ वी हैव a2, then we have explicit solution. So our explicit solution will be u at x comma t will be an की वैल्यू को आप 1/2, सॉरी a2 की वैल्यू 1/2, so 1/2 sin 2 पाई x इंटू ई पावर माइनस n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो माइनस के 4 पाई स्क्वायर t। दिस इज अवर v and once we have v we have u, so our u will be 1/2 sin 2 पाई x e पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर t plus 1 plus x, because your h function was 1 plus x. So this is our required solution. So this may take in the examination hall to solve, but it is all things are conceptually. यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस एक हीट इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखना है। अगर वो भी याद नहीं है तो आप डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ द वैल्यू ऑफ u एट पॉइंट 1, 2, 1/4, तो x की वैल्यू 1/2 और t की वैल्यू 1/4 पुट करते हैं, तो u एट 1/2, 1/4 इट विल बी 1/2 sin 2 पाई x, x की वैल्यू 1/2 आपने पुट करी, सो इट विल बी sin पाई, सो इट विल बी 0, so we will be having only 1 plus x, so 1 plus x will be 1 plus 1/2, so this will be 3/2, so option A is correct. Similarly आप option B में आओ, u at point 1, 2, 1, 2, x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो this term will be 0, so again x की वैल्यू 1/2, so it will be 3/2, so option B will be correct. ऑप्शन C will be correct. आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, सेम आंसर, मतलब ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। आप x की जगह 1/4 और t की जगह 3/4 पुट करो। अगर x की जगह 1/4 पुट करोगे, सो दिस विल बी sin π/2, sin π/2 इज 1, सो हियर विल बी हैविंग 1/2 इंटू e की पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर और t की वैल्यू है 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर माइनस के 3 पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस के 1 प्लस 3/4, दैट विल बी 1 प्लस 3/4, sorry 1 plus 1/4, so it will be 5/4 plus 1/2 e power minus 3 pi square, so option C will be correct. D को वेरीफाई करना, D भी करेक्ट हो जाएगा। so this is the question for non homogeneous boundary condition, but ये इक्वेशन होमोजीनियस थी। अगर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होती तो आप इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो आपको डोहामेल प्रिंसिपल ही यूज करना पड़ता, वहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, let A be a fixed real constant, consider the first order partial differential equation del u by del t plus A time del u by del x is 0 for x is in R and t is positive. With the initial data u at x comma 0 is equal to u naught, so I can say my initial parameterization, this will be x को अगर आप s मान रहे हो तो t वैल्यू 0 and this is u naught of s.
Now, where u0 is a continuously differentiable function, consider S1 statement. There exists bounded function u0 for which the solution is unbounded. क्या u0 की कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके लिए सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा? अगर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, देखिए, so I have here we have two methods to solve this problem. One is by characteristic method और one by Lagrange method. And S2 statement पढ़ते हैं. If u0 vanishes outside a compact set, then for each fixed t positive there exists a compact set kt contained in R such that uxt vanishes for x is not in that compact set kt. Which of the following is or are true? So options are like S1 is true, S2 is false, S1 is true, S2 is true, S1 is false and S2 is true, S1 is false and S2 is false. So पहले S1 को verify करते हैं. There exists a bounded function u0 for which the solution u is unbounded. क्या कभी इसके पास unbounded solution आएगा? पहले इसके पास देखते हैं कि solution कितने exist करेंगे by using the method we have discussed in the question number 1. तो यहाँ पर अब आपके पास p अपॉन डेल t बाय डेल x, क्योंकि यहाँ पर ये t है आपके पास, या इस काम करते हैं, इस इक्वेशन को चेंज करते हैं, मैं t को रिप्लेस करता हूँ y के साथ, देन उसको सॉल्व करता हूँ. सो आई विल बी हैविंग a टाइम्स डेल u बाय डेल x प्लस डेल u बाय डेल y इज 0, and here I will be having u at x comma 0 is equal to u0 at x. So my initial parameterization will be s0 u0 at s. So it is my x0, this is y0, this is u0. Now अगर आप इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखोगे, so वो आपके पास आएगा dx by a. This a is a fixed real constant. अगर a 0 हो जाएगा तो ये आपकी सिंपल ODE बन जाएगी, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो. सो डेल u बाय डेल y इसको इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्टली विद रेस्पेक्ट टू y. सो यू विल बी गेटिंग u इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, दैट सॉल्यूशन विल बी बाउंडेड. तो अगर एक 0 है तो ऑप्शन जो s है वो फॉल्स हो जाएगा. उस केस में आपका जो u है वो हमेशा एक कांस्टेंट बनेगा. सो वी आर डिस्कसिंग फॉर a नॉन जीरो. अगर a नॉन जीरो है सो डेल dx बाय a dy इज इक्वल टू du बाय 0. सो यहाँ से एक आपके पास सॉल्यूशन आएगा x माइनस ए वाई इज इक्वल टू C1, एंड एक सॉल्यूशन यहाँ से आएगा u इज इक्वल टू C2. नाउ वी हैव इनिशियल पैरामीटराइजेशन. सो अगर आप ये देखोगे, सो s C1 विल बी ऑन द इनिशियल कर्व, इट विल बी x, दैट इज s माइनस y वैल्यू 0, सो इट विल बी s, एंड C2 विल बी u0 of s. So I can say this C2 is a u0 of s which is C1. I can say, so I can say this C2, that is u, is equal to u0 C1. But this u is the function u0 at point C1, and C1 is nothing but x minus ay, and this is u0 at constant C1. So this is my u. तो अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, जो S1 है, इट इज सेइंग दैट देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन u0. अगर बाउंडेड u0 हुआ, सो दिस u इज इक्वल टू u0. अगर ये u0 बाउंडेड है, सो योर u हैज़ टू बी बाउंडेड. सो S1 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन u0 फॉर विच द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड. दिस इज फॉल्स, क्योंकि अगर u0 बाउंडेड हुआ, सो दिस u0 इज नथिंग बट योर u, प्रोवाइडेड योर u0 इवेल्युएटेड एट x minus ay. So this is bounded function. So S1 is false. Now let us come to the S2. If u0 vanishes outside a compact set, then for each fixed t, अगर जो आपका u0 है ये vanish हो रहा है किसी t that is a compact set, sorry one second, if u0 vanishes outside a compact set, then for each fixed t positive, यहाँ पे t का मतलब है y से, there exists a compact set ky which is contained in R such that u at x comma y vanishes for x belongs to kt.
चलिए इसको करते हैं, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए जितना आपने करा है। आपके पास सॉल्यूशन आया u इज इक्वल टू यू नॉट एक्स माइनस ए वाई, अगर आप इसे टी फॉर्म में लिखना चाहो तो यू नॉट एक्स माइनस ए टी। सो S2 स्टेटमेंट इज if u naught vanishes outside a compact set, and जो compact set होंगे R में वो simply closed and bounded set होंगे, then for each t positive there exists kt, this is a compact set which is a subset of R such that uxt vanishes for x is not in that kt, then which of the following is or are true? So it is saying that if u naught vanishes outside a compact set, अगर आपका u naught किसी compact set के outside vanish हो रहा है, then for each t, if you give me any t, then there exists always a compact set kt which is a subset of R such that this uxt vanishes for x is not in kt. देखिए अगर आपका u naught vanish हो रहा है आउटसाइड अ कॉम्पैक्ट सेट, आप कोई भी कॉम्पैक्ट सेट लो उसके आउटसाइड ही हमेशा वैनिश हो रहा है, तो आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट केटी अज्यूम करो, उस केटी के बाहर आपका यू नॉट वैनिश होगा, अगर ये यू नॉट वैनिश होगा तो उस पॉइंट पर आपका यू भी तो वैनिश होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज इन जनरल ट्रू स्टेटमेंट। सो S2 इज ट्रू एंड S1 इज फॉल्स। सो S2 इज ट्रू एंड S1 इज फॉल्स। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ इसके जो स्टेटमेंट है उनको आपको थोड़ा सा पढ़ के समझना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। एंड जो केटी की एग्जिस्टेंस है ये आपकी हमेशा यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि यू नॉट आपका वैनिश हो रहा है आउटसाइड अ कॉम्पैक्ट सेट। सो इफ यू पिक अ कॉम्पैक्ट सेट केटी, देन इसके आउटसाइड आपका यू नॉट वैनिश होगा, और यू नॉट अगर वैनिश हुआ तो आपका यू वैनिश होने वाला है। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. You can do WhatsApp me also, and if you have any suggestion for us, you are always welcome. Thanks for watching this solution series.